बच्चों कुछ आज और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे किसी तरह का। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्लियर कोशिश कीजिए, कंसेप्ट क्लियर करने की, और ख़ुद ट्राई से कीजिए। और ज़रा सा अगर मैं हिंट दे देता हूँ तो उसको खुद से ट्राई कीजिए। वैसे अगर आप लोगों ने ठीक से समझा होगा, पढ़ा होगा जो मैंने बताया है बेटा, तो मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए। इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, हमने इलेक्ट्रॉन को अपना सिंबल के फॉर्म में लिख दिया है ई। इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 times the wavelength of photon of frequency 6 into 10 to the power 14 hertz, then the speed of electron is equal to। जैसा कि बेटा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस में बताया गया है, कोई भी मूविंग पार्टिकल होता है, अगर कोई भी पार्टिकल में वेलोसिटी है, मूव कर रहा है, वो है वेव नेचर भी शो करता है, यानी पार्टिकल वेव नेचर भी शो करता है। यही ड्यूअल नेचर भी है। तो जो वेवलेंथ होती है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहलाती है। उसके लिए जो फार्मूला बताया गया है लैम्डा डी ब्रॉगली, डी बी। बेटा डी ब्रॉगली, बी स्टैंड फॉर डी ब्रॉगली, यानी मैटर वेव भी कहते हैं इसको, मैटर वेव भी कहते हैं। इसका सीधा सा फार्मूला आपको बताया गया था, H/P। H अपॉन, ये सॉल्यूशन 1 है, इसको हम लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 है। बस बेटा इसमें मेन कंसेप्ट यही थी। ये तो किसका डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस था, और इसको हम लिख सकते हैं, या जहाँ पे H टाइम कांस्टेंट है, P मोमेंटम है। मोमेंटम को थोड़ा हम और इसको ब्रेक कर देते हैं, इसको हो जाएगा H/m into v, where m is the mass of the particle and v is किसकी स्पीड है, स्पीड इसकी है पार्टिकल जो मूव कर रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो हमको ये दिया हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है फोटॉन यानी जो रेडिएशन है, रेडिएशन में भी ड्यूअल नेचर होता है, जो रेडिएशन है उसका जो वेवलेंथ है, दोनों में रिलेशन दिया हुआ है। यानी हमको ये दिया हुआ है कि रिलेशन हमको जो ये बेटा ये दिया हुआ है कि लैम्डा डी ब्रॉग इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 times 10 to the power minus 3 लैम्डा ऑफ फोटॉन। ये फोटॉन जो आ रहा है, फोटॉन की इसमें रिलेशन दिया हुआ कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10 to the power minus 3 times द वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन है। तो वैल्यू क्या हम पुट करेंगे, हमको दिया हुआ कोई डाटा दिया हुआ। देखिए अगर आपको डाटा इस क्वेश्चन में डाटा दिए, मैंने डाटा लिख नहीं पाया हूँ मैं, आपको डाटा आपको किसकी वैल्यू पड़ेगी, एच की वैल्यू भी जानते हैं, ये होती है 6.626 इंटू 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। और जो हमारा मास की वैल्यू हमें पड़ेगी, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये होता है 9.1 इंटू 10 to the power minus 31 किलोग्राम होता है। और चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और सी जानते हैं, सी द स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ फोटॉन भी कह सकते हैं, 3 इंटू 10 to the power 8। ये सारे डाटा आपको दिए रहेंगे, ये सारे डाटा आपको क्वेश्चन में भी दिए, लेकिन मैं इसमें लिख नहीं पाया था। तो सारी चीज़ें बेटा आपको दी हुई है, तो बस यही फार्मूला लगाई, इसी बेस पे आपका ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक फोटॉन का जो वेवलेंथ की बात होती है, आप जानते हैं फोटॉन जो होता है, यानी जो लाइट के जो पार्टिकल है, ये हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड से चलते हैं, जिसकी स्पीड वैक्यूम में 3 इंटू 10 to the power 8 होती है, 3 इंटू 10 to the power 8 होती है। यानी जो सी होती है, सी इज द स्पीड ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, जहाँ पर लैम्डा वेवलेंथ है और न्यू क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह से देखा जाए तो उसकी जो लैम्डा होगी, जो लैम्डा विल बी इक्वल टू सी अपॉन न्यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन। ये हमको दिया हुआ है, न्यू की वैल्यू हमको दी हुई है, न्यू की वैल्यू दी हुई है ये 6 इंटू 10 to the power 14 हर्ट्ज, ये 14 हर्ट्ज हमको दिया हुआ है। और सी की वैल्यू हम जानते हैं 3 to 10 to the power 8 होती है। अब इस रिलेशन को लगाइए, यानी लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू H अपॉन m इंटू v इज इक्वल टू 10 to the power minus 3 इंटू जो हमारा है c अपॉन लैम्डा। c कितना होता है, 3 इंटू 10 to the power 8 अपॉन
क्या होता है ये न्यू, हमको न्यू की जो वैल्यू दी हुई है 6 इंटू 10⁻14 और दी हुई है। तो ठीक है, अब सारी चीज़ें आपको पता हो गई हैं। हमें क्या पता करना है, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी जो स्पीड जब इलेक्ट्रॉन मूविंग कंडीशन में है, मूव कर रहा है, किस स्पीड से चल रहा है कि उसकी वेवलेंथ जो होती है फोटॉन की वेवलेंथ के 10⁻³ टाइम्स हो जाए। आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो यूजिंग दिस रिलेशन आप जो है हमें v की वैल्यू पता कर सकते हैं। ये बेटा देखिए, एक्चुअली हमारा ये है c और ये हमारा है ये u। तो ठीक है, अब देखिए इसमें v की वैल्यू देखिए, हमें v की वैल्यू कितनी आएगी, तो v की हमें स्पीड निकालना है, इसलिए स्पीड v ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू हाउ मच, विल बी इक्वल टू h इंटू 6 इंटू 10⁻14 अपॉन 10⁻³ इंटू 3 इंटू 10⁸ इंटू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये होता है कितना, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अब एच की वैल्यू पुट कर दीजिए। एच की जो वैल्यू पुट करेंगे v विल बी इक्वल टू, एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 6 इंटू 10⁻14 अपॉन कितना हो जाएगा ये। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो पावर दिया हुआ है, देखिए 10⁻³ है, 10⁸ है, तो 10 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा बेटा, क्योंकि -3 से जब इससे माइनस करें तो 5 आएगा। अब ये 5 इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻5 जब 10⁻5 इंटू 10⁻31, तो ये हमारा हो जाएगा 10⁻26। कितना हो जाएगा, 10⁻26, यही होगा ना, क्योंकि ये 5 30 में से 5 जाएगा तो 26 ही बचेगा। तो ठीक है, चलिए और हम इसको देखते हैं। ये 3 इंटू 9.1 इंटू 10 इंटू 9.9 प्लस दैट्स ऑल। तो हमने पावर को इसको हमने सॉल्व करके लिख लिया है 10⁻26, 10⁻3, 10�8, 5 हो जाएगा, 10⁻+5 और 30 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 26। चलिए ठीक है, अब ये हो गया बेटा। अभी जो 3 को है 6 से 2 हो जाएगा ये। अब जो हमारा बचा 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻14, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगी 6.626 इंटू 10 टू द इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻20, क्योंकि ये -34 है, ये 14 20 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, ये 9.1 इंटू 10⁻26 हो जाएगा। तो ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो v की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, अप्रॉक्सीमेटली ये आएगी 1.45 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। बस यही हमारा आंसर है। अब देखिए कौन सा मैच कर रहा है। ये 1.7 इंटू 10⁻6 है, ये नहीं होगा। 1.8 इंटू 10⁻6 मीटर, ये भी नहीं होगा। 1.1 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये भी नहीं होगा। लास्ट में क्या बच रहा, ऑप्शन डी 1.45। इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों बिल्कुल सेम है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसको क्या है, ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट है। इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट। ये भी बेटा जेई मेंस में आ चुका है क्वेश्चन 2000 शायद 2018 या 20 में इस पर पूछा है, मुझे नहीं पता। बेटा इसका है बहुत सिंपल क्वेश्चन बेटा, बट डी ब्रागली हाइपोथेसिस लगाना। डी ब्रागली हाइपोथेसिस होता है जब भी कोई मूविंग पार्टिकल होता है, उसमें वो जो है वो पार्टिकल, जब मूविंग कोई पार्टिकल मूविंग कंडीशन में है तो वो वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। यही तो ड्वेल नेचर है, यही हमारा क्या है, ड्वेल नेचर है। तो ठीक है, यही इसका हमारा आंसर। इसको बेटा मैंने बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश किया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और ऑप्शन बी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट था। ठीक है, इसको मिटा रहा है, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं।
प्रैक्टिस तो मैं चाहता हूँ बहुत कुछ करा दूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम देखना, मुझे और भी काम है और भी आपको पढ़ाना है। ये तो मैं तो चाहता हूँ सारे क्वेश्चन NCERT का, SC वर्मा का, या जो भी अनसॉल्व क्वेश्चन आपके पेपर्स के हैं उसको सब मैं सॉल्व करा दूँगा। तो ठीक है, चलिए जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक करूँगा मैं। तो अगर इतना आप कर लेंगे तो मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत नहीं आपको आने की। चलिए ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल टू v नॉट आई कैप, आई जो लगा है यानी यूनिट वेक्टर आई डायरेक्शन में, and is in a magnetic field B is equal to B naught G, then its de Broglie wavelength increases with time, option A increases with time, decreases with time, C remains constant, या increases and decreases periodically। आपको बताना है कि कोई इलेक्ट्रॉन है जिसकी, क्वेश्चन नंबर 2, कोई इलेक्ट्रॉन है जिसकी जो इसकी वेलोसिटी है ये है रिप्रेजेंटेड बाई इज इक्वल टू V नॉट आई कैप, यहाँ पे आई यूनिट वेक्टर है, और क्या दिया, इतनी वेलोसिटी से एक मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू हमारी दी हुई है, बी की जो वैल्यू है ये हमारी है बी नॉट जी में इंटर कर, ये इस तरह से यानी मूव करते हुए किसमें पहुंच रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है। तो जानते होंगे बेटा, आपने पढ़ा होगा लॉरेंट फोर्स कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जो कोई भी चार्ज पार्टिकल है, जब मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है मूव करते हुए, उस पर एक लॉरेंट फोर्स लगता है, और उस फोर्स की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, उस फोर्स की जो वैल्यू होती है F इज इक्वल टू Q, F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस V क्रॉस V, यहाँ पे V इज द स्पीड, वेलोसिटी, एंड V इज द मैग्नेटिक फील्ड, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से अब इसको अगर यही फोर्स जो होता है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को एक सर्कुलर पाथ में मूव कर, जैसे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस तरह से है, इस तरह से है, ये हमारा क्या है, बी है, ऐसे इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, जिसकी वजह से एक फोर्स लगेगा, और ये फोर्स जो क्या करेगा, वेलोसिटी को तो, मैग्नीट्यूड को तो नहीं चेंज करेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, यानी फोर्स की वजह से क्या लगेगा, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द स्पीड, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है बेटा, इसकी जो डायरेक्शन है, हर डायरेक्शन हर स्ट्राइक पे चेंज हुआ कर रही है, क्यों, क्योंकि इसमें एक फोर्स लग रहा है। तो एक तरह से जो फोर्स हुआ हमारा, यहाँ पे देखिए फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, F इज इक्वल टू Q इंटू V की वैल्यू है V नॉट आई इंटू B नॉट इंटू G, यानी कोई फोर्स हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो है आउटवर्ड था, हमारा आउट था, ये हमारा था, ये J डायरेक्शन में था, और ये हमारा किस में है, ये I डायरेक्शन में। इसमें जो फोर्स लगेगा बेटा, वो जानते हैं कि Q, यहाँ पर Q हमारा माइनस इलेक्ट्रॉन है तो माइनस हो जाएगा, और V की वैल्यू जो हमारी कितनी दी हुई है, V की जो ठीक है V दी हुई है, इसको हम लिख सकते हैं V नॉट इंटू B नॉट इंटू क्या लिख सकते हैं, ये I क्रॉस J, I क्रॉस J, यहाँ पर I और J दोनों क्या है, यूनिट वेक्टर इन x एंड y डायरेक्शन। तो I इंटू जे आप पढ़ा होगा बेटा, I क्रॉस J इज इक्वल टू K होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये फोर्स माइनस E V नॉट इंटू K, यानी ये K डायरेक्शन में फोर्स हमारा लग रहा है, जो कि परपेंडिकुलर है किसके, यानी V, यानी जो F है ये होता है क्या, परपेंडिकुलर टू बोथ B एंड K के परपेंडिकुलर, यानी K डायरेक्शन में फोर्स, तो वेक्टर में आपने पढ़ा होगा, अच्छी तरह से पढ़ा होगा आपने। तो चलिए ठीक है, यही फोर्स क्या करता है, उस पर एक्सेलरेशन लगाता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने लगता है। अब सर्कुलर ऑर्बिट जो घूमेगा तो चूंकि इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, सिर्फ जो है वेलोसिटी स्पीड की डायरेक्शन चेंज होगी, स्पीड की डायरेक्शन चेंज होगी, जिसकी वजह से इस पर क्या लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा।
जिसकी वजह से चार्ज में जिस चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन रहेगा और कंटिन्यूसली जो है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहेगा, यानी सर्कुलर में घूमता रहेगा, जो जिसकी वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस रहती है। तो ठीक है, चलिए तो हमारा जो फोर्स हमारा जो हो गया है, जो फोर्स की जो वैल्यू आई है बेटा, ये आई है माइनस ई बी नॉट इंटू के यही K is the unit vector along the z direction. K is the unit vector along the z direction. आप जानते होंगे कि I क्रॉस J is equal to K. वेक्टर तो मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। और ये फोर्स हमारा क्या करेगा, एक जो है कांस्टेंट स्पीड से इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व कराएगा। दिस मच फोर्स, दिस force will make the electron to move in a circular orbit with constant स्पीड। इसकी स्पीड बेटा क्या है, हमारी कांस्टेंट है, यानी हमारी v जो है, v हमारी क्या है, ये कांस्टेंट है, v हमारी क्या है, ये कांस्टेंट है। सिर्फ इसकी डायरेक्शन बदल रही है, कांस्टेंट, यानी v हमारी क्या है, कांस्टेंट है। अब जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है बेटा, इसमें दिया है मूविंग है, दैट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फार्मूला होता है लैम्डा डी पी इज इक्वल टू H अपॉन P या H अपॉन M इंटू V होता है। देखिए H तो कांस्टेंट है, प्लेन कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, और ये V भी कांस्टेंट हो गई, तो D भी क्या रहेगी, भी तो कांस्टेंट रहेगी। सो द डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल नॉट change, it will remain constant, ये कांस्टेंट है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि इंक्रीजेड टाइम के साथ इंक्रीजेड विद टाइम ये नहीं होगा, डिक्रीजेड विद टाइम ये भी नहीं होगा, रिमेन्स कांस्टेंट ये हमारा है। और चौथा ऑप्शन है इंक्रीजेड एंड डिक्रीजेड पीरियोडिकली, ऐसा नहीं होता। तो ठीक है, जो हमारा फील्ड में जब इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा मूव करते हुए, तो उसकी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी बेटा कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट इसलिए होगी क्योंकि इसकी जो है स्पीड चेंज नहीं हो रही है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, जैसा कि आप लोगों ने सेंटीमीटर फोर्स वगैरह पढ़ा होगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको भी ये हो गया, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी ये मैंने देखा था, ये जेई में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है। तीसरा, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन ये नीट और जेई दोनों में आ चुका है। तो बड़ा ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए, खुद ट्राई कीजिएगा बेटा, जो मैंने लिखा है इसको खुद ट्राई कीजिएगा, बाद में मैं हिंट दे देता हूँ, इसको आप जो है ये सॉल्व कीजिएगा। मैं तो सॉल्व करके लाया हूँ, ये पूरा सॉल्व किया मैंने, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा अगर वैसे अगर जो मैंने बताया था अगर उसको समझ गए होंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत होगी, थोड़ा सा हिंट से आप समझ जाएंगे क्या करना है। थर्ड, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए मेटेलिक सरफेस corresponds to an energy of 6.2 electrons and the stopping potential for a radiation incident on this surface is 5 volt. The incident radiation lies in X-ray region, ultraviolet region, infrared region, visible region। यानी का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इस पर जैसे कोई क्वेश्चन पर ये जैसे कोई मेटेलिक सरफेस है, इस पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें जो कोई रेडिएशन पड़ेगा, फोटान, यानी फोटान जब पड़ेगा,
इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बिखर करके जाएंगे। तो यही कह रहा हूँ कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब वह थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसे हमारा बेटा क्या निकल करके आता है, वर्क फंक्शन निकल करके आता है। जैसा कि हमने पढ़ा था आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक है, आइंस्टीन फोटो, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, सिर्फ मैं लिख रहा हूँ क्या कि मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस फाई नॉट इज द वर्क फंक्शन। यहाँ पर ये हमारा क्या है, ई हमारी क्या है, एच सी अपॉन लेमडा माइनस फाई नॉट, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यहाँ पे न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन है, ये भी है, लेकिन ये उस फोटॉन की है जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी जस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो ठीक है, हम इसी का यूज़ करेंगे। तो इसमें हम जो दिया है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद सॉरी द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए मेटेलिक सरफेस, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो करेस्पॉन्ड कर रहा है उसका जो एनर्जी है 6.2 वोल्ट, यानी हमें जो दिया हुआ है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दी work function, the work function of the meter, work function of the meter, metal का वर्क फंक्शन, यानी इससे कम, यानी ऐसी फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन जस्ट सरफेस पे आ सकते हैं विदाउट एनी काइनेटिक एनर्जी, बिना किसी काइनेटिक एनर्जी कि उसको कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, सरफेस पे तो आ जाएंगे। यही हमारी कहलाती है क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है, थ्रेशोल्ड यानी वर्क फंक्शन कहलाता है। तो हमारा जो फाई नॉट की जो वैल्यू दी हुई है, से फाई नॉट इज इक्वल टू 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमको ये बताना जो रेडिएशन इस पर पड़ रहा है, यानी जो फोटॉन आ रहा है किस रीजन में है, यानी किस तरह का रेडिएशन है, विजिबल है, अल्ट्रावायलेट है, इंफ्रारेड है, एक्स्ट्रा या फिर हमारा एक्स रेज टाइप का है, या किसी और तरह का है, या रेडियो वेव है, कैसा किस तरह का है। टोटली ठीक है, हमको वर्क फंक्शन दिया हुआ है, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, V नॉट होता है। इसलिए हमारी जो K मैक्स होगी, यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, ये हमारी कितनी हो जाएगी, E इंटू वी नॉट। यहाँ पे E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और V हमारा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो कि हमें कितना दिया हुआ है, ये 5 वोल्ट दिया हुआ है। तो इट विल बी इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी K मैक्स की हमें वैल्यू दी, K मैक्स की वैल्यू दी हुई है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आप जानते हैं ये इक्वेशन जो दिया हुआ है, K मैक्स इज इक्वल टू E माइनस फाई नॉट, तो इसको हम देख सकते हैं क्या, E इज इक्वल टू K मैक्स माइनस सॉरी प्लस, अब हो जाएगा ये इधर आ जाएगा, इधर इस साइड में आ जाएगा, ये प्लस फाई नॉट, यानी ये है इज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन। अच्छा, अब ये देखिए इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू रखिए, K मैक्स हमारा कितना आया है, 5 आया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितना है, ये 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी ये हो गया हमारा 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमें क्या हो गया बेटा, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन, यानी E हो गई है। E की जो वैल्यू है, ये E जो है 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है, नो डाउट। इसको आप इसमें भी चेंज कर सकते हैं, जूल में भी चेंज कर सकते हैं, आवश्यकता पड़ती है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से करने में आसानी हो जाएगी सब, तो इसको देखिए। और ये जो हमने बताया था आपको बेटा, जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ द फोटॉन जो होती है, जैसे बताया था कि E इज इक्वल टू HC अपॉन लेमडा होती कि नहीं होती है। सर इसकी वैल्यू अगर हम H की वैल्यू हम रखते हैं कितना, अगर हम रखते हैं H की वैल्यू 4.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड, और C जो होती है, C तो ही होती है C इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और जो लेमडा अगर नैनोमीटर में है, लेमडा किस में है, ये नैनोमीटर में है, तो इसकी जो वैल्यू होती है 1240
1240 अपान लेमडा, ये हो जाएगा नैनोमीटर में बेटा। किसमें रहेगा वेवलेंथ? नैनोमीटर में रहेगा। तो ठीक है, अब इसकी वैल्यू देख लीजिए, हमें ये दिया हुआ है, यानी में जो लेमडा जो हो जाएगा हमारा लेमडा जो हो जाएगा इट विल इक्वल टू 1240 अपान 11.20 इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू आ रही है ये करीब आ रही है 111 नैनोमीटर। इसमें आ रही है ये नैनोमीटर में आ रही है। अच्छा, अगर हमें बेटा एंगस्ट्रॉम लेना है तो 12400 हो जाएगा, यानी 12400 नीचे जो वेवलेंथ रहेगी एंगस्ट्रॉम में रहेगी। ये ध्यान रहिए। अगर ये सब ठीक है, ये सब आसानी के लिए बेटा किया गया है, ये सब आपके ताकि आपको डिफिकल्टी ना कोई फेस आसान कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। अदरवाइज आप वैल्यू एच की जो होती है 6.626 इंटू 10⁻34 या फिर जो भी इलेक्ट्रॉन दिया हुआ उसको मीटर इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ दी हुई है या किसी की भी वेवलेंथ दी हुई है उसको आप सीधे मीटर में कन्वर्ट कीजिए, तब रखिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा लेंदी ना होने पाए, इसलिए सब फार्मूला दे दिया गया है 1240 अपान वेवलेंथ इन नैनोमीटर। तो आपने देखा कि हमारी जो वेवलेंथ आई कैलकुलेट करके जो रेडिएशन जो फोटॉन की जो वेवलेंथ है ये कितना है 101 नैनोमीटर। तो किस रेंज में आएगा 101 नैनोमीटर? ये आएगी बेटा हमारी अल्ट्रा वायलेट की आएगी, यानी लेमडा इज इक्वल टू 101 पॉइंट नैनोमीटर। ये बेटा लाई करेगी अल्ट्रा वायलेट में। किसमें करेगी? अल्ट्रा वायलेट करेगी, क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट रीजन की जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, ये नोट कर लीजिए, ये 100 से लेकर के 400 नैनोमीटर रेंज होती है। किसके लिए? अल्ट्रा वायलेट के लिए। तो 100 से 400 यानी आपसे 111 आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन में ही आएगी। क्योंकि जो विजिबल रीजन होता है विबग्योर, आप जानते होंगे विबग्योर रेड की फ्रीक्वेंसी करीब 8800 नैनोमीटर होती है, और इसकी जो होती है जो हमारी रेड होती है, रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा 800 नैनोमीटर होती है, और उसके पहले जो होती है वायलेट, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी जो वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर के बीच में होती है। तो जो अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है वायलेट के बाद आता है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 400 से भी 100 और 400 से 400 से भी 400 से क्या होगी, ये कम ही रहेगी, 400 से कम ही रहेगी, क्योंकि 100 से लेकर तो नैनोमीटर में है, 100 से लेकर तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में है। फिर जो 400 से लेकर के 800 तक होगा वो विजिबल रीजन में आ जाएगा, वह विजिबल रीजन में आ जाएगा। तो हमारी फ्रीक्वेंसी चूँकि हमारी वेवलेंथ चूँकि 111 नैनोमीटर है, इसलिए हमारी किसमें रीजन करेगी? अल्ट्रा वायलेट में लाई करेगी। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? हमारा अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा यूवी मीन्स अल्ट्रा वायलेट। ये तो नहीं हो सकता है, यानी एक्सरे नहीं हो सकता है, अल्ट्रा वायलेट होगा, इंफ्रारेड भी नहीं हो सकता है, विजिबल रीजन की फ्रीक्वेंसी बेटा एक रफ आइडिया उसका है कि 400 से लेकर के 800 नैनोमीटर या 4000 से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम में होती है। नैनोमीटर में ये हो जाएगी 400 से लेकर के 800 तक हो जाएगी। ये देखा बेटा आपने, ये भी हो गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, और थोड़ा इसको अच्छी तरह से कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। हो सकता है फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, लेकिन आपको थोड़ा इसके लिए बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद करना पड़ेगा। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया था, 2-3 दिन आपको बताता रहा मैं, तो आपको याद भी हो गया होगा, लेकिन हो सकता है अगर पढ़े ना हो तो फिर भूल जाता है बार बार, ऐसी चीज़ है ये। इसलिए जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक बार ज़रा मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें पूरा रेंज दिया हुआ फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से और वेवलेंथ के हिसाब से सबसे दिया हुआ है। तो ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है ये भी फोर्थ क्वेश्चन जो है ये कह रहा है
radiation with wavelength 6561 angstrom falls on a metal surface to produce photoelectron. The electrons are made to enter a uniform magnetic field of 3 into 10 to the power 4 Tesla if the radius of the largest circular path followed by electron is 10 millimeter, 10 millimeter. The work function of the metal, तो वर्क फंक्शन कितना मेटल का, हमारा वर्क फंक्शन कितना, ये हमको बताना है। तो बेटा ये भी बहुत कोई वो नहीं है, आप यही कंसेप्ट जो पहले इसके पहले जो दूसरा क्वेश्चन बताया गया था, कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने लगता है। चलिए ठीक है, इसको हम क्वेश्चन नंबर 4 जो पहले में डाटा दिया उसको देख लेते हैं। रेडिएशन ऑफ वेव, यानी जो फोटॉन रेडिएशन है उसकी जो वेवलेंथ हमको दी हुई है, लैम्डा इज इक्वल टू हाउ मच, 65661 एंगस्ट्रॉम। अगर आप चाहिए एसआई सिस्टम में इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। उसके बाद क्या दिया हुआ है, the electron are made to enter uniform magnetic field। अब जो B की जो वैल्यू दी है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो हमें दी हुई है ये है 3 into 10 to the power minus 4 टेस्ला, 3 into 10 to the power minus 4 टेस्ला की। और इसका जो रेट है बेटा, कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव करते करते जब मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचता है तो जो उसमें लॉरेंट फोर्स होता है, उस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है बेटा, वो वेलोसिटी होती है हर क्षण चेंज हुआ करती है, इसमें एक्सेलरेशन आता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर जो फोर्स लगता है लॉरेंट फोर्स, उसी की वजह से घूमने लगता है, फोर्स की वजह से। तो चलिए ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। और क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर पाथ, यानी जैसे इसमें भी देखिए जैसे ये है, इसको बना देते हैं एक बार। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए हमारी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, इलेक्ट्रॉन जो है ये इंटर करना मूव करते मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा, उनका क्या करेगा, ये सर्कुलर मोशन करेगा, जिसकी जो हमें रेडियस दी हुई है, इसकी जो है क्या दी हुई है हमें, रेडियस आर, लार्जेस्ट सर्किल की जो हमें क्या दी है, रेडियस दी हुई है। तो हमें बताना है क्या कि वर्क फंक्शन मेटल का जो है ये वर्क फंक्शन कितना होगा, जबकि हमें और भी डाटा दिया हुआ है। चलिए ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो ठीक है, इसमें भी हमको पता होना चाहिए बेटा कि सारी वैल्यू मास है, तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। और H की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, H की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, या इसी को हम लिख सकते हैं कितना, 4.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड लिख सकते हैं। और भी हो सकता है और भी इसकी जरूरत पड़े जो है आपको। तो चलिए ठीक है बेटा, तो जब हम इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए क्या करेगा, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचेगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने लगेगा। आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड जब इलेक्ट्रॉन इंटर करता है उसमें लॉरेंट फोर्स की जो वैल्यू होती है F इज इक्वल टू QV, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी F इज इक्वल टू QVB अगर है ये, तो यही मानिए कि F इज इक्वल टू QVB। ये बराबर किसके होता है, जब इलेक्ट्रॉन सेंट्रीपिटल फोर्स में घूमने करता है तो उस पर जो फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू जानते हैं mv स्क्वायर अपॉन कितना होगा, ये हमारा रेडियस, आर इज द रेडियस, हमारी ये क्या होगी, इसकी रेडियस हो गई, यहाँ से यहाँ तक हमारी ये रेडियस हो गई, ये हमारी रेडियस हो गई। चलिए ठीक है, तो हम इसको देखते हैं, हमें रेडियस चूंकि दिया हुआ है, रेडियस हमें दिया हुआ है, रेडियस जो है दिया हुआ है इज इक्वल टू 10 mm, यानी 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, यानी लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर लिख सकते हैं। ठीक,
हमने इसको लिख दिया। अब देखिए बेटा क्या करना है, ये दोनों चूंकि बराबर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू लॉरेंट फोर्स, यही से अब ये कैसे घूमता है इसका मैकेनिज्म भी बताया जा चुका, समझाया जा चुका है। अब इसको v को इससे कट जाएगा, तो हमारी जो v होगी, ये जो v होगी, v जो आएगा ये हमारा आएगा q b इंटू आर अपॉन एन। अब हमें जो आर दिया होता है लार्जेस्ट यानी मैक्सिमम वैल्यू है, सर्कल की जो रेडियस है, द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर पाथ, यानी आर जो हमारा क्या है, ये मैक्सिमम कितना है, ये मैक्सिमम है। अब देखिए बेटा सारी वैल्यू आपको दी हुई है, यहाँ पे देखिए Q जो है हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम होती है। और B हमें दिया हुआ है, B इज इक्वल टू हाउ मच, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। और क्या दिया हुआ है, R मैक्स भी दिया हुआ है, R मैक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 टू द पावर -2 मीटर दिया हुआ है। और M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। चलिए ठीक है, तो ये जो हमारा V है बेटा, क्योंकि R मैक्स है इसलिए हमारा V भी मैक्स होगा, ये क्या होगा, V मैक्स होगा। ये सारी वैल्यू पुट कीजिए, हमारी जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरे निकल लेता हूँ। चलिए जब V की वैल्यू निकालेंगे देखिए तो हमारा ये हो गया क्या, इसमें भी देखिए बेटा वेलोसिटी निकलेगी, हमें वेलोसिटी नहीं तो पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। जब मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी, मैक्सिमम स्पीड मिल जाएगी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। तो ठीक है, तो इसको देखिए V मैक्स हमारा निकलने के लिए हमें ये करना है, तो Q की वैल्यू रखिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू B की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 टू द पावर -4, और R जो है 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 यहाँ दिया हुआ सारी वैल्यू। और जो M है, M इज व्हाट, M इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। तो ठीक है, अब देखिए कितना इसकी वैल्यू आ रही है, इसकी सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जो V मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 0.53 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड V की वैल्यू, यानी इलेक्ट्रॉन इसी स्पीड से जो है मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। ठीक है, जब ये एंटर कर रहा है तो अब हम क्या निकालेंगे बेटा, इसकी मैक्सिमम स्पीड मिल गई हमें, मैक्सिमम स्पीड ये हमारी V मैक्स है, मैक्सिमम स्पीड मिल गई है। जब मैक्सिमम स्पीड मिल गई है, जो इलेक्ट्रॉन जो है यानी इजेक्ट होने के बाद, यानी सरफेस मेटेलिक सरफेस इजेक्ट होने के बाद मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, जिसके कारण वो है क्या है, एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा, जिसकी हमें रेडियस दी हुई है, तो उसकी स्पीड हमें पता चल गई, मैक्सिमम स्पीड 0.5 थी। अब हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक यानी K मैक्स निकालेंगे, K मैक्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ½ m V मैक्स स्क्वायर, V मैक्स स्क्वायर होता है, या यही तो हमारा होता है E V नॉट होता है, और इसी की जो वैल्यू होती है हमारी E -φ नॉट होती है। तो जब कुछ दिया हमको φ नॉट वगैरह भी सब, चलिए ठीक है, कभी देखते हैं, अब देखते हैं क्या करना है, वर्क फंक्शन बताना है। तो ठीक है, चलिए इसको हम करते हैं। अब हमें V मैक्स निकाल सकते हैं, V मैक्स निकालने के लिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ ऊपर वाला फंक्शन, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। K मैक्स, चलिए K मैक्स हमारा जो निकला है बेटा, K मैक्स वैल्यू पुट कीजिए, इसमें जो वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ M की वैल्यू कितनी है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू V स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये 0.53 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर। ये हमारी क्या बेटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज गोइंग टू एंटर इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अभी इसका हो गई है, इसकी जो वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपको जो है K मैक्स की जो वैल्यू आएगी बेटा, K मैक्स की जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है हमारी K मैक्स इज इक्वल टू 1.278
इंटू 10⁻⁻19 जूल आ रही है। कितना आ रही है ये? 90 जूल आ रही है। इसको जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी ये कितना होगी? 1.278 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी जो वैल्यू आएगी ये आ रही है करीब, ये आ रही है 0.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, 0.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। ये हमारी के मैक्स की वैल्यू हुई है, के मैक्स की हमें वैल्यू हुई है। तो आपको बताना है क्या कि द इलेक्ट्रॉन्स आर मेड टू इंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर पाथ और 10 mm द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। हमें वर्क फंक्शन बताना है, वर्क फंक्शन हमारा ये कितना है। हमें के मैक्स को पता चल गई है। अब हमें क्या करना है बेटा, जो लेमेडा ऑफ द रेडिएशन, जो वेवलेंथ यानी जो फोटॉन है उसकी जो एनर्जी है, अब हमें देखना है कि हमें के मैक्स पता चल गया है, यानी जो हमारा के मैक्स इज इक्वल टू 0.80 इलेक्ट्रॉन। ये इसको ये इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम क्या निकालते हैं बेटा? एनर्जी ऑफ द फोटॉन। एनर्जी ई ऑफ फोटॉन, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है? ई की hc अपान लेमडा होती है। अच्छा, hc की जो वैल्यू होती है ये 1240 अपान लेमडा। लेमडा किसमें दिया? लेमडा दिया हुआ है ये नैनोमीटर में होती है। ये फार्मूला तब वैलिड है जब हमारी वेवलेंथ नैनोमीटर में हो। अगर ये एंगस्ट्रॉम में हो तो उसमें 1 0 और बढ़ जाएगा, यानी 12400 अपान लेमडा, ये एंगस्ट्रॉम में। देखिए कंफ्यूजन ना कीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अगर इस सब में दिक्कत हो रही तो कोई बात नहीं, आप एच की वैल्यू होती है एसआई सिस्टम में 6.626 34। सी की वैल्यू रखिए, लेमडा जो दिया हुआ एंगस्ट्रॉम में उसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए? आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ये फार्मूला तो आपको कैलकुलेशन में आसानी के लिए बनाया गया है, अदरवाइज सब उसी को वैल्यू सब रख करके सब कन्वर्ट करके बनाया गया है। तो अगर ये एंगस्ट्रॉम में है 12, तो अगर नैनोमीटर में है तो 1240 अपान लेमडा, अगर एंगस्ट्रॉम में है तो 12400 अपान। तो हमें एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, तो जो ई की जो वैल्यू है, तो ई की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 12400 अपान 6561। इसकी जो वैल्यूज मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में है, और ये हमारी किसमें है? एंगस्ट्रॉम में है। तो इसका जो वैल्यू आएगी बेटा, यानी जो ई की जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.89 इलेक्ट्रॉन। ये जो फार्मूला HC की वैल्यू रखते हैं 1240 या 12400 लगाई गई है, ये सिर्फ आपको कैलकुलेशन में आसान है, बल्कि कहीं कहीं तो ये डायरेक्टली किसी क्वेश्चन में दे देता है, नीट जेई में या नीट में ये जो है, या फिर आपके बोर्ड में भी ये सब वैल्यू दे देता है। HC की वैल्यू इतनी होती है, अदरवाइज अगर ये सब नहीं है तो H की वैल्यू अलग से, C की वैल्यू अलग से, यू भी हो तो देख लीजिए। तो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई है। तो अब देखते हैं मेरा फार्मूला क्या है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, according to Einstein photoelectric effect, according to Einstein फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है ये क्या होता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू
ई माइनस फाई नॉट। इसलिए जो फाई नॉट हो जाएगा, जो फाई नॉट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये ई माइनस वी मैक्स। अब देखिए इसकी वैल्यू रखिए, ई की वैल्यू है 1.89, इसकी वैल्यू कितनी है 0.80। तो इसका जो वैल्यू आएगी ये करीब करीब आ रही है ये है 89 या 83 हो जाएगा, 89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मतलब देखिए अप्रॉक्सीमेट दिया है। तो ये पूछा है कि द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज क्लोज टू, किसके क्लोज है, किसके करीब लगभग बराबर हो रहा है। 1.6 पे तो नहीं हो रहा, काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। 1.8 भी दे सकता है, ऐसे भी काफ़ी डिफरेंस हो जा रहा है। 1.1 बेटा देखिए 1.9 है और 1.8 ये इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो इसका जो हो जाएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और जो है ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी जो हमारा क्या है करेक्ट है। यही इसके क्लोज है 1.9। इसमें बल्कि जब कैलकुलेशन करेंगे इससे जब एच रख करके पूरी वैल्यू करेंगे 6.626 × 34 होगा, तब इसकी वैल्यू 1.99 के करीब आए, 1.989 इस तरह करके आएगी, जो कि 1.1 की ज़्यादा क्लोज है। इस तरह से इसका ऑप्शन जो है सी बेटा करेक्ट है। तो ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया है। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ये जेई में आ चुका है क्वेश्चन, ग्राफ का है ये। तो ग्राफ में आपको ये पूछा है कि एनोड वोल्टेज ऑफ ए फोटो सेल एक डिवाइस है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड होता है। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द कैथोड इज ग्रेजुअली चेंज द प्लेट करंट आई ऑफ द फोटो सेल वैरीज है। किसके वैरी करती है? आपको ग्राफ जो दिया है, ग्राफ का चारों ग्राफ को जरा सा पढ़िए अच्छी तरह से। चारों ग्राफ को जो है चारों ग्राफ को देखिए, उसमें कोई ज़्यादा इसमें तो नहीं है। देखिए ग्राफ में बेटा जो दिया हुआ है, पहला ग्राफ हमारा ये है, ये इधर लेमडा है, इधर हमारा क्या दिया है, इधर लेमडा है, इधर हमारा क्या है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट दी हुई है, इधर हमें दिया हुआ है लेमडा। इसका जो वेरिएशन दिया हुआ है ये कुछ इस तरह से है, इस तरह से। और दूसरा जो ग्राफ है वो इस तरह से है। मैं फिर से इसको रीड्रा मैंने कर दिया है। ये जो है हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट और ये वेवलेंथ, ये जो है ये हमारा है कुछ इस तरह से, इस तरह से। चलिए ठीक, दूसरा ग्राफ है। फिर तीसरा ग्राफ जो हमारा है इस तरह से है, इस तरह। ये लेमडा है, ये देखिए लेमडा है, और ये हमारा आई है, इधर हमारा लेमडा है, इधर हमारा लेमडा है, इधर हमारा क्या है, ये लेमडा है। इसका जो ग्राफ दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से है, ये है इस तरह से दिया हुआ है। और जो फोर्थ ग्राफ है इस तरह से, ये लेमडा है और ये हमारा क्या है, ये आई है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। इसका जो ग्राफ है ये इस तरह से दिया हुआ है, ये इसमें बताइए कौन सा ग्राफ सही है। यानी वेरिएशन ऑफ द, यानी एनोड वोल्टेज जानते हैं, एनोड जैसे वोल्टेज होती है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसका जो है ये यही है ना, ये हमारा था कैथोड, ये कैथोड था, ये हमारा क्या था, एनोड था। इसके से फोटॉन पड़ रहा है तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर के इसे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एनोड जो वोल्टेज थी, एनोड की जो वोल्टेज है ये हमें जो है कांस्टेंट है, ये हमारी क्या है, ये कांस्टेंट बता रहा है। जो कांस्टेंट बता रहा है तो आप जानते हैं कि वेवलेंथ के साथ जो फोटो, अब इस चलिए ठीक है, इसको कोई बात नहीं, इसको नहीं, इसको मैं डायग्राम को मैं नहीं कर रहा हूँ मैं। तो इसमें देखिए डायग्राम को में आपने पढ़ा होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वेवलेंथ के साथ कैसे वेरी करेगी। ज़रा सा कुछ सोचिए, जैसे कि बुक में डायग्राम नहीं दिया हुआ है, जहाँ पे बुक में डायग्राम हो सकता ना मिले, तो क्वेश्चन बना है तो उसको मैं सोचना थोड़ा सा। आप जानते हैं बेटा कि अगर हमारी वेवलेंथ, यहाँ देखिए सारे उसमें लेमडा बढ़ रही है, लेमडा जो है वाई एक्स डायरेक्शन में सब जगह बढ़ रही है।
तो एक जानते होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक जो होती है एक मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, उसके बाद से अगर वेवलेंथ बढ़ जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, जानते हैं क्या उसमें, इसको क्या बोलते हैं, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यानी लैम्डा नॉट इस, ये जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो लैम्डा, ये जो हमारी जो वेवलेंथ है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लैम्डा शुड बी लेस देन लैम्डा नॉट। लैम्डा शुड बी लेस देन या इक्वल टू लैम्डा नॉट के फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इन चारों ग्राफ में जो वेवलेंथ बढ़ रही है, तो ठीक है, पहले सपोज कर लिया कि वेवलेंथ कुछ कम थी, जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम थी, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था, उसमें करंट कुछ हो रही थी, तो और बढ़ा तो हो सकता है कुछ और हो जाए, लेकिन बढ़ते बढ़ते इस स्टेज पे ज़रूर पहुंची होगी वो वेवलेंथ जो वेरी कर रहे हैं, ग्रेजुअली चेंज कर रहे हैं, यानी इसकी जो रेडिएशन आ रहा है इसको हम चेंज कर रहे हैं, कहने मतलब ये है वेवलेंथ चेंज करने मतलब, तो इसकी वेवलेंथ कुछ ऐसी हो गई होगी जहाँ जिस पर जो है जब जा कर के फोटो जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा हो गई होगी। जब ज़्यादा हो गई होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, यानी करंट हमारी क्या हो जाएगी, सब जीरो हो जाएगी। और देखिए सिर्फ जीरो इसी में होगी, जीरो इसी में होगी, बाकी इस तरह का कोई वेरिएशन हो रहा कि पहले बढ़ रहा है, पहले बढ़ रहा है तो उसके बाद कांस्टेंट, ऐसा कोई वेरिएशन नहीं होता है। ऐसा ये भी होता है जीरो से कुछ वेवलेंथ जीरो है तो करंट चलिए ठीक है, जब वेवलेंथ जो है इस तरह का भी कोई वेरिएशन नहीं होता है, क्योंकि लैम्डा जब अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा हो जाएगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट सब में बढ़ रहा है, सभी में वेवलेंथ क्या हो रही है, वेवलेंथ जो है हमारी बढ़ रही है। तो हो सकता है ये ऐसी स्टेज आ गई हो जब हमारी वो वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा हो गई, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा हो, जब वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा हो जाएगी इंसिडेंट रेडिएशन की, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। यही सिचुएशन जो बेटा है, यानी ऑप्शन ए जो हमारा है, यही वाला ग्राफ, यानी ये हमारा मान लेते हैं ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, तो यही ऑप्शन बेटा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए वेवलेंथ कम थी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो रहा था, फिर बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, एक बार जब वेवलेंथ क्या हुई, जब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा हो गई तो हमारा करंट नहीं फ्लो, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा है। इस समय ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता है इसमें, हालांकि यह है कि यहाँ पे एक बार बढ़ा है मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम यहाँ से जीरो से मैक्सिमम हुआ है, फिर इससे हुआ, ऐसा नहीं है फिर जीरो हो गई, तो ऐसा नहीं बढ़ता है, तो फिर जो है हमारा इस तरह का कोई कि मैक्सिमम वाला वेवलेंथ के साथ कोई वेरिएशन इस तरह का नहीं ग्राफ नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि इसमें वेवलेंथ बढ़ते बढ़ते थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा हो गई होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गई होगी। तो ये तो दोनों बिल्कुल ही एब्सर्ड आंसर लग रहे हैं, थोड़ा इसमें भी हो सकता है आप लोगों को डाउट है, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि करंट ऐसा नहीं होती है, वेवलेंथ के साथ जो होती है, जब वेवलेंथ बढ़ती है बेटा तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो घटने लगती है। अब अल्टीमेटली एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा हो जाती है इंसिडेंट रे की जो है वेवलेंथ, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आज की किताब रहने दीजिए, फिर अब देखते हैं इसके बाद। थैंक यू।